वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। हमने लास्ट 9 एपिसोड में बहुत कुछ समझा। फिक्स्ड इनकम एसेट्स, ग्रोथ एसेट्स, एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग, स्टॉक, इंडेक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, काफी कुछ। अब कॉमन क्वेश्चन, कॉमन रिक्वेस्ट यही है कि ये स्टॉक लिस्ट होता कैसे है और क्यों होता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसको कहते हैं, कंपनी को क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है, थोड़ा समझाइए। तो क्योंकि मैकेनिज्म नहीं समझ आएगा तो इन्वेस्टिंग करेंगे कैसे। तो इसीलिए वो क्लियर आउट करने के लिए एकदम स्क्रैच से सिंपल लैंग्वेज में आपको आया हूं आज समझाने। स्टॉक लिस्टिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां से है, क्या उसको कहते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। वेल, इस प्रोसेस का नाम होता है आईपीओ। इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत कॉमन टर्म है ये, पर इसका क्या मतलब है, ये कैसे किया जाता है, आप समझते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, मैं एक प्राइवेट बिजनेस रन करता हूं। मान लो कि मैं टी शर्ट सेल करता हूं, आई एम सेलिंग टी शर्ट्स, आई एम मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टी शर्ट्स। नाउ फॉर एग्जांपल माय बिजनेस ग्रोज मल्टीफोल्ड। वो कुछ हजारों रुपए का बिजनेस कुछ लाखों रुपए में चले जाता है। एंड देन मेरे जो बिजनेस जो यूनिट है या मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो छोटा पड़ने लग जाता है मेरे को, मान लीजिए। For that what do I have to do? I need to expand, right? To fulfill that production. जो प्रोडक्शन मुझे करनी है, जो ऑर्डर्स मुझे मिल रहे हैं, उनको फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगता है, ऐसा लगता है, कैपिटल लगता है, फंड्स लगते हैं। एंड इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इस समझाने के लिए स्क्रैच से। तो जब भी किसी बिजनेस में एक्सपैंड करना होता है उसको फंड्स या कैपिटल या एक पैसे की जरूरत होती है, और उसके लिए सिर्फ दो तरीके होते हैं उसको रेज करने के लिए। टू एक्चुअली रेज फंड्स, देयर आर जस्ट टू वेज इन द होल फाइनेंशियल वर्ल्ड। इसके बाहर और कुछ नहीं होता है। हाँ, इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वेज को करने के होते हैं, पर दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज हैं, डेट एंड इक्विटी। Again, I repeat, number one, debt and equity. Debt और equity का मतलब क्या है, दोनों में क्या क्या तरीके हैं, वो अब जानेंगे हम, अभी क्या अभी समझेंगे। Debt का मतलब होता है उधारी, बोरोइंग, लोन। You have borrowed money from someone. तो आपने अपने फैमिली से, फ्रेंड से, किसी ना किसी से बोरो कर लिया एक अमाउंट, एंड यू विल पे देम बैक विद इंटरेस्ट। उनका भी फायदा, लेंडर इज आल्सो मेकिंग सम इंटरेस्ट, एंड आपका भी फायदा क्योंकि आपका काम हो गया। सो यू यूज दैट मनी फॉर लेट्स से 6 months, 12 months, 24 months, whatever the time horizon is, time duration is, and then you return back that money. आपने एक लोन लिया, इंटरेस्ट भर के उसको साथ में चुका दिया, बात खत्म। आपका भी फायदा, आपने काम चला लिया उस पैसे से, उनका भी फायदा, उन्होंने इंटरेस्ट बना लिया। ये तो हो गया डेट। या आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, या आप किसी पर्सनल फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, किसी फैमिली से बोरो कर सकते हैं। ये सब बातें हो गई डेट में। पर बात ये होती है कि डेट में, जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट लगता है। कोई भी फ्री में आपको पैसा लेंड नहीं करेगा। एवरी लेंडर विल चार्ज यू एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइट बी 12% पर एनम, और अनसिक्योर्ड लोन्स में 16%, 20% पर एनम। अगर आप बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड लेंडर से ले रहे हैं तो वो तो उधार पे ज्यादा ब्याज लेते हैं, बहुत ज्यादा। एंड दे माइट इवन चार्ज यू अपवर्ड्स ऑफ 15%, 20% पर एनम, बहुत ज्यादा पड़ जाता है। एंड यू माइट नॉट बी एबल टू रीपे दैट मच। आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी धंधे की। तो अगर आपको डेट नहीं लेना है, या आपको नहीं मिल रहा है, या आपको वो चाहिए नहीं, बेसिकली कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप दूसरा वे जो चूज कर सकते हैं, एक बिजनेस जो चूज करता है वो होता है इक्विटी। एंड स्पेशली जब बिजनेस थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर चुका होता है वो इक्विटी यूज करता है। ऑफ कोर्स, अब अगर आप बहुत छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, कोई छोटी दुकान है, कोई छोटा काम है, जनरल कोई प्राइवेट पर्सनल काम है, उसमें तो आप डेट लेके अपना काम चला लेते हैं। बोरो कर लिया अगर नीड्स पड़ी फंड की तो, या कोई सेविंग में से ले लिया, फैमिली में से ले लिया, एंड देन यूज करके वापस रीपे कर दिया। बट एक बड़े लेवल पे जब ज्यादा धंधा एक्सपैंड कर जाता है तब डेट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इक्विटी ज्यादा काम आता है। क्योंकि आप कितना इंटरेस्ट भर देंगे और कितना बड़ा डेट ले लेंगे, डेट भी ये लोग लेके रखते हैं, बट एक पॉइंट के बाद इक्विटी ऑल्सो कम्स इनटू प्ले। बिकॉज आप समझिए, जब खेल लाखों करोड़ों रुपए का होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, तो आपको पब्लिक मार्केट में आके थोड़े शेयर डायल्यूट करके एक अच्छी वैल्यूएशन भी मिल जाती है, ज्यादा कर्ज भी आप पे नहीं चढ़ता है, और आपका पैसा भी रेज हो जाता है। सो इक्विटी का मतलब क्या है और कैसे उसे रेज करते हैं आपको समझाता हूं। इक्विटी में आके आपने रेज किया, इसका मतलब आपने अपने कंपनी का एक हिस्सा बेच दिया पब्लिक को या किसी पर्सनल इंडिविजुअल को, और उसके बदले में उससे पैसा ले लिया। आपने क्या बोला, मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो मैंने पहले टी शर्ट वाला एग्जाम्पल दिया था उसी पे आते हैं। अब मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट अपने ऊपर नहीं लेना है। सो आई डोंट वांट टू बोरो मनी ऑन डेट टू एक्सपैंड माय बिजनेस। मैं क्या बोलता हूँ आपको बोलता हूँ, मैं आपको प्रपोजल देता हूँ कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, सो व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। यू इन्वेस्ट 10,000 rupees in my business is worth 1 lakh, so you take 10% of my business.
अब अगर मेरा बिजनेस ग्रो किया, यू आर होल्डिंग 10% शेयर ऑफ माई बिजनेस, विच मीन्स मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका ये 10% की वैल्यू भी बहुत मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकती है। नाउ इफ यू एज एन इन्वेस्टर बिलीव इन माई बिजनेस, यू विल डू द सेम, यू विल इन्वेस्ट एंड टेक शेयर्स ऑफ माई कंपनी। आपका जो एक्स्ट्रा पैसा था वो काम पे लग गया और मेरा काम हो गया तो मेरे को पैसा मिल गया, आई विल नाउ एक्सपैंड, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा। ये होता है इक्विटी। पर इसमें आपका शेयर्स जो है ऑफ कोर्स बिक जाते हैं। मेरे पास अगर 100% शेयर्स थे, अब 90% रह गए क्योंकि 10% मैंने डाइल्यूट कर दिए। पर हाँ, ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रेड ऑफ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो आप डेट लीजिए या इक्विटी लीजिए, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पैसा रेज करना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, फ्री में तो नहीं होने वाला है। पर हाँ, एक तरीका अच्छा होता है इक्विटी, वो भी बड़े लेवल पे जब कंपनी आती है तो। दैट इज व्हाई दे गेट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट्स। आईपीओ इसीलिए कंपनीज निकालती हैं। वो क्या कहती हैं, हम अब एक्सपैंड कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारा मार्केट कैप बढ़ रहा है, अच्छी वैल्यूएशन पाने के लिए और फंड्स रेज करने के लिए फॉर फर्दर एक्सपेंशन। आप पूछें कि क्यों क्यों फंड्स रेज होते हैं? माइट बी फॉर फर्दर एक्सपेंशन, माइट बी टू क्लियर आउट सम ओल्ड डेट, might be to gain a better valuation, might be to gain some market limelight और name, कि आपका थोड़ा नाम बढ़े मार्केट में, क्योंकि लिस्टिंग के बाद काफी कंपनीज का नाम कॉमन हो जाता है, आम जनता तक पहुंच जाता है। वो सब करने के लिए कंपनीज लिस्टिंग करती हैं। अब कैसे करती हैं वो भी जान लेते हैं। आईपीओ करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आईपीओ लाना ये नहीं कि आपने बोल दिया आईपीओ लाना और आईपीओ आ जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। काफी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं एंड काफी लोगों की मदद चाहिए होती है। फर्स्टली द कंपनी गोज टू अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो एक्चुअली आईपीओ को प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। अब अगर मैं कंपनी बिजनेस ओनर हूं तो क्या मैं खुद थोड़ी ना आईपीओ घर बैठे बैठे निकाल सकता हूँ? मुझे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प यू टू फिल आउट दैट फॉर्म ऑफ एन आईपीओ, टू एक्चुअली क्लियर आउट द कंप्लायंस। सब कुछ वो देखते हैं कि आप कंपनी अप टू डेट है कि नहीं, जो आईपीओ की रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल्ड हो रही है कि नहीं। ये सब कुछ करने के बाद वो आपको ट्राई करते हैं आपके शेयर अलॉट करवा के दें, और ये सब करने के बाद आपका सेबी का फॉर्म आईपीओ का एक जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट कर देते हैं। अब सेबी अपने चेकिंग या वेरिफिकेशन चालू करती है। अगर वो क्राइटेरिया जो भी है उनके पास वो मीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तभी आपका आईपीओ आएगा, वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपका ये आईपीओ निकल सकता है। और उसके बाद भी आईपीओ निकलना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हो गया, आपको अप्रूवल मिल गया, टाइम सेट हो गया, आपका प्राइस सेट हो गया, मर्चेंट बैंकर का फिक्स सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद भी आईपीओ के शेयर्स दिखने भी तो चाहिए। तो उसके बाद भी टास्क जारी रहता है कि आपका आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो रहा है। अंडर सब्सक्राइब मतलब कि आपके जो शेयर्स बिकने थे, जितने आपने ऑफर किए थे, उससे भी कम शेयर आपको एप्लीकेशन आई हैं। और ओवर सब्सक्राइब मतलब बहुत लोगों ने, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओवर सब्सक्राइब होगा तो ऑफकोर्स शेयर का भाव भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अंडर सब्सक्राइब होगा तो फिर भाव के बढ़ने चांस नहीं रहते हैं। आपका अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, वो भी एक टास्क है कि कैसे उसको शेयर्स को पूरे के पूरे अलॉट करवाने हैं, और वो मर्चेंट बैंकिंग का काम यूजुअली होता है। बट अगेन दिस इज नॉट एन इजी जॉब टू डू। बड़ी कंपनी का खेल है, बड़े लोगों का खेल है। एक मर्चेंट बैंकर, कभी कभी आई थिंक मल्टीपल मर्चेंट बैंकर्स भी होते हैं अगर बहुत बड़ा कंपनी हो तो। आई अज्यूम सो, आई माइट बी रॉन्ग, बट वो आपको हेल्प करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने में, बिकॉज दे हैव कॉन्टैक्ट विद अदर बैंक्स एंड अदर ब्रोकर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस दैट एक्चुअली इन्वेस्ट इन सच शेयर्स। और ऑफ कोर्स पब्लिक भी करती है, पर पब्लिक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, मेनली तो ये बड़े बड़े लोग सीधा सीधा स्टेक्स उठाते हैं। तो ये होता है आईपीओ का प्रोसेस। अब फायदा क्या है कंपनी को, मैं आपको बता चुका हूं कि उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इक्विटी से एक बड़ा अमाउंट रेज हो जाता है, इकट्ठा एक ही बार में बड़ा अमाउंट रेज हो गया, इंटरेस्ट भी नहीं लेना पड़ा। ऑफकोर्स थोड़े शेयर डायल्यूट हो गए, पर अगर कंपनी को वो चलता है, अगर मतलब इफ द कंपनी इज रेडी टू डू दैट, सो व्हाई नॉट, दे कैन एक्सपैंड बाय डूइंग दैट एंड ऑल्सो गेन सम गुड वैल्यूएशन एंड सम गुड नेम। हमें क्या फायदा होता है? हमें ये फायदा होता है अगर ये आईपीओज ना आए, अगर ये और कंपनीज ना लिस्ट हों, तो हमारी मार्केट कैसे ग्रो करेगी? मार्केट क्यों ग्रो कर रही है एज अ होल? व्हाई इज द इंडियन मार्केट ग्रोइंग सो फास्ट? Because there are so many companies, so many small companies that were earlier not listed but now are getting listed. और लिस्ट होने से क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उन कंपनीज में, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि एक कंपनी के आईपीओ के साथ काफी न्यू इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो पहले इन्वेस्टर नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनी की वजह से आए हैं, या उस कंपनी को जानते हैं, या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी वजह से काफी न्यू इन्वेस्टर्स भी आते हैं। प्लस उस कंपनी की भी जो भाव था प्राइवेट मार्केट में था, उससे काफी बार ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है, जिसकी वजह से वैल्यू अनलॉकिंग होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है, लोगों को ज्यादा मौके मिलते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने के, तो एज अ होल भी मार्केट ग्रो होता है और इसमें काफी लोगों का पैसा भी बनता है। अब कंपनी आईपीओ अगर करवा रही है तो जो मर्चेंट बैंकर है, जो सेबी है, जो बीच में इंटरमीडियरी है, जो एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरी है, और क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आईपीओ निकलते हैं,
उन सबका भी तो पैसा बन रहा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। अगर ये आईपीओ ही नहीं आएंगे किसी का पैसा ही नहीं बनेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे आल्सो मेक मनी, द आईपीओ गाइज, द कंपनीज आर गेटिंग देयर आईपीओ डन आर आल्सो बेनिफिटिंग, एंड वी एज इन्वेस्टर्स कैन आल्सो बेनिफिट इफ द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली। एंड अगर हमें मौका मिल जाए आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, या हो सकता है पोस्ट आईपीओ भी उसमें ट्रेडिंग करने का, हमारे लिए मौके खुलते रहते हैं। ऑल एंड ऑल सबके लिए ही फायदेमंद होता है, बट अगेन वो तो सबको पता है कि सबको इसको कैसे प्ले करना है। हाँ, अगर खराब आईपीओ हुआ तो इन्वेस्टर का फायदा तो नहीं होगा, और खराब आईपीओ निकला तो शायद जो कंपनी है उसका भी फायदा ना हो। वो सबकी अपनी समझदारी है कौन कैसे प्ले करे, पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गुड प्रोसेस एंड इट इज अ प्रोसेस दैट इज नीडेड इन द मार्केट्स।